हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं अलाउद्दीन उम्मीद एकेडमी 2.0 पर आप लोग का एक बार भरपूर स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी बता भी चुके हैं कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और पॉलिटी की एनसीईआरटी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी ये सभी एनसीईआरटी को हम पढ़ाएंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, और क्लास वाइज भी पढ़ाएंगे उसको। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, ऐसे हम बढ़ते हुए एडवांस तक जाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम क्लास आज 6 की जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पर हम बातचीत करेंगे। इसमें आज कई बातों को हम समझेंगे और इसमें सभी कहानियों को बताने की कोशिश क्लास 6 की एनसीईआरटी वालों ने की हुई है। साथ ही साथ इसको हम संक्षिप्त रूप से नोट्स मेकिंग के नज़रिए से तैयार करते चलना है। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो वही बात नोट करें जो हम आपको समझाना चाहते हैं, और इसमें इसके माध्यम से ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आए और अच्छे से पढ़ भी सके उसको और अच्छे से गहन अध्ययन भी कर सकें उसमें। ये क्लास किन विद्यार्थियों के लिए है? ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी 2026, 27, 28, 29 उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। नंबर 2, ये क्लास जो कक्षा 6वीं के जो बच्चे हैं, जो कक्षा 6 में इस समय जो पढ़ रहे हैं, अभी नया सत्र में जब एडमिशन लेंगे तो ये क्लास उन विद्यार्थियों को भी दिखाइए ताकि उनको भी पता चले कि हमें किस तरीके से कैसे चीज़ों को पढ़ना है और समझना है उसको। साथ ही साथ ये क्लास उन भी विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी तो नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको बेसिक मजबूत करना है, तो ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी है। तो अब आइए देरी ना करते हुए हम क्लास की ओर चलते हैं, क्लास को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एनसीईआरटी में हम एनसीईआरटी वालों ने इसका क्या नाम रखा है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1, कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। और इसके आगे फिर हम देखेंगे विषय सूची इसका क्या है। तो इसमें 4 यूनिट है। हम कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे कि चारों यूनिट को 4 वीडियो में या 4 क्लास में इसको हम खत्म कर दें। तो 4 यूनिट कौन कौन सा है? 4 यूनिट, एक पहला यूनिट विविधता है, दूसरा यूनिट सरकार है, तीसरा यूनिट स्थानीय सरकार है और चौथा यूनिट जो हमारा है आजीविकाएं है। तो पहला यूनिट में हमें देखना है विविधता की समझ और विविधता एवं विरोधाभास। बहुत काफी खूबसूरत टॉपिक है। 2 टॉपिक इसमें है। पहला यूनिट में विविधता की समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरे में हम देखेंगे यहाँ पर सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के क्या सिद्धांत है। तीसरे में देखेंगे कि स्थानीय सरकार और प्रशासन, पंचायती राज गांव प्रशासन या पंचायती राज व्यवस्था क्या है। चौथा देखेंगे आजीविकाएं, मतलब ग्रामीण के लोग कैसे अपना आजीविकाएं चलाते हैं, अर्बन या शहरी क्षेत्रीय वाले कैसे अपना रहन सहन या जीवन कैसे यापन करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक जो हमारा 4 यूनिट है, बहुत मस्त यूनिट है, बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत बढ़िया यूनिट है। इसको हम लेकर के चलेंगे कि डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड लाइवलीहुड, आजीविकाएं। तो अब ये हमने अपना विषय सूची देख लिया है किस तरीके से कैसे क्या पढ़ना है। तो आज हमारा टारगेट है विविधता। कोशिश करेंगे इसमें कि विविधता की समझ और विविधता एवं भेदभाव, ये 2 जो इसमें टॉपिक है, इसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि फिर आगे इसमें क्या है। विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी। तो इस विविधता में हम ये चीज देखेंगे, क्या सीखेंगे इसमें हम इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, ये चीज पहले हम जान लेते हैं किसमें किस तरीके से कैसे क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़नी है कि विविधता किसे कहते हैं, विविधता के क्या लाभ होते हैं, विविधता के क्या कारण होते हैं, भारत में विविधता, भारत में विविधता में एकता। इस तरीके से इस चीजों को हम समझेंगे हेडिंग बाय हेडिंग को, सीरियल से। तो सबसे पहले हम समझ लें कि विविधता क्या है, विविधता किसे कहते हैं। तो पहले हम समझाना चाहूंगा आपको कि पहले विविधता को हम संक्षिप्त रूप से समझ लें, फिर हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। पहले हम जान ले बेसिक इसका विविधता है क्या।
तो इस विविधता को पहले हम समझें, फिर हम आगे बढ़े। तो हमने यहाँ पर जो विविधता है इसको कलम से लिखें। ये विविधता इससे पहले हमने इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हमने पढ़ाई भी है। तो यहाँ पर आज हम जिस विविधता की बात करने जा रहे हैं वो सामाजिक और धार्मिक विविधता की चर्चाएं हैं। सामाजिक एंड धार्मिक। आज हम सामाजिक और धार्मिक विविधताएं पढ़ेंगे। इससे पहले जब हम पढ़ाए थे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हमने पढ़ाया था, तो यहाँ पर हम ज्यादा आज पर्यावरणीय या जैविक आज पर्यावरण या जैविक विविधता की आज ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। जब हमने इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाया था तो इसमें हम बताए थे कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने प्रकार के जीव मिलते हैं उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। तो क्या कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी में इस जैव विविधता की बात हो रही है? नहीं, ये जैव विविधता की बात नहीं हो रही, इसको आज हम नहीं पढ़ेंगे। ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट या फिर बायोडायवर्सिटी की बात है, इसकी आज चर्चा हम नहीं करेंगे। इसको जब हमने पढ़ाया था तो इसमें हमने बताए थे कि किसी इकोसिस्टम में या किसी तालाब में या किसी जंगल में जितने या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी प्रकार के जीव मिलते हैं उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो इसको इस कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में आज इसको नहीं पढ़ना है। आज हम जिस विविधता की बात करने जा रहे हैं, आज हम उस विविधता की बात करने जा रहे हैं। आज सामाजिक और धार्मिक विविधता की हम बात करने जा रहे हैं। तो सामाजिक और धार्मिक विविधता में क्या बात करनी है हमें कि समाज में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। समाज में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। जैसे समाज में अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, जैसे समाज में अलग अलग प्रकार के लिंग के लोग रहते हैं, जेंडर के लोग रहते हैं। जैसे समाज में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, ये जितने भी अलग अलग प्रकार हैं खान पान वेशभूषा, ये सब को हम विविधता कहते हैं। आज इसको हम पढ़ेंगे, इस विविधता को आज हम पढ़ेंगे। तो फिर से हमारे साथ अब दोहराइएगा सभी लोग कि विविधता किसे कहते हैं। भिन्न भिन्न या अलग अलग जातियों का मिलना, विभिन्न या अलग अलग प्रकार के धर्मों का मिलना, विभिन्न या अलग अलग प्रकार के संस्कृतियों का मिलना, विभिन्न या अलग अलग प्रकार के वेशभूषाओं का मिलना, विभिन्न या अलग अलग प्रकार के भोजन के प्रकारों का मिलना, विभिन्न या अलग अलग प्रकार के व्यवसायों का मिलना, तो ये सब को हम विविधता कहते हैं। यहाँ तक कि विविधता का संबंध मनुष्य के अलग अलग जातियों का मिलना भी विविधता कहते हैं। मनुष्य जातियों का मतलब कोई द्रविड़ियन है तो कोई ऑस्ट्रियन है तो कोई भारोपियो है तो कोई आर्यन है, तो जो अलग अलग मनुष्य जातियों का भी मिलना एक प्रकार की विविधता ही है। तो फिर से दोबारा दोहराइएगा कि विविधता किसे कहते हैं हमारे साथ में, कि किसी समाज में या किसी क्षेत्र में या किसी भौगोलिक स्थान पर मनुष्य के अलग अलग जाति का मिलना, मनुष्य के अलग अलग धर्मों का मिलना, अलग अलग व्यवसायों का मिलना, अलग अलग संस्कृतियों का मिलना, अलग अलग वेशभूषाओं का मिलना या अलग अलग खान पान का मिलना,
जो भी चीजें जो अलग अलग के जो विविध रूप मिलते हैं, ये सारी चीजों को हम विविधता कहते हैं। समझ में आया विविधता? ये सभी चीजों को हम विविधता कहते हैं। जैसे एक ही धर्म के लोग, एक ही जात के लोग, एक ही वेशभूषा के लोग, एक ही खान पान के लोग, एक ही संस्कृति के लोग, एक ही विचार के लोग, तो हम यहाँ कहेंगे विविधता नहीं है। यहाँ विविधता नहीं है, यहाँ एक रूपता है। क्या है? एक रूपता है। विविधता का मतलब विभिन्न रूपों का मिलना, उससे हम विविधता कहते हैं। विविधता का होना ये अपने आप में एक विशिष्टता है। विविधता का होना एक अपने आप में क्या है? एक विशिष्टता है। तो आज हम जिस विविधता की बात कर रहे हैं वो अलग अलग सामाजिक और धार्मिक जो मनुष्य जातियों के बीच में हमारे जीवन के साथ जो भी चीजें या हमारे जीवन के साथ जो भी चीजें का जो भिन्नता जो हम आसपास जो देख रहे हैं, इस बारे विविधता के बारे में पढ़ना है। तो आज विविधता, ऐसी विविधता पूरे विश्व में 2 जगह मिलती है। पूरे विश्व में ऐसी विविधता 2 जगह मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है उसको आज हम देखेंगे। ये विविधता जो है, ऐसी विविधता पूरे विश्व में 2 जगह है। एक तो है भारत, दूसरा है अमेरिका। भारत में भी विविधता है, भारत में भी विविधता है। यहाँ पर विविधता विविधता होने के साथ साथ लोग एक साथ जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर विविधता होने के बावजूद भी लोग एक साथ जीवन यापन करते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ विविधता में एकता है। यहाँ क्या है? विविधता में एकता है। यहाँ विविधता में एकता है। अमेरिका में भी विविधता है, अमेरिका में भी विविधता है। ये यहाँ के लोग एक साथ कैसे रहते हैं? यहाँ के लोग एक साथ कैसे रहते हैं? तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई? तो अब मेल्टिंग पॉइंट को ढंग से समझिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ का विविधता में मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि अमेरिका की विविधता हमारे देश की विविधता में क्या अंतर है, ये भी क्लियरिटी आ जाए। इसको ढंग से सुनिएगा, समझिएगा। ये जो अमेरिका देश है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलता है, ये यूरोप के लोगों के द्वारा एक तरीके से पलायन करके बसाया गया है। ये जो अमेरिका देश है, ये यूरोप के लोगों के द्वारा एक तरीके से पलायन करके बसाया गया है। अब आपको सुनकर अचरज होगा कि जब उत्तर अमेरिकी का खोज कोलंबस ने किया था, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेन के लोग, ब्रिटिशर्स के लोग, स्पेन के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग यहाँ पहुंचे थे। ये कौन लोग थे? जो समाज के द्वारा प्रताड़ित थे। वो कौन से लोग थे? जो समाज ने धर्म के नाम पर उनको अलग कर दिया था। ये वे लोग थे जो समाज ने, वहां के धर्म ने, वहां के कानून ने, वहां के राजाओं ने उनको प्रताड़ित किया था, उनको परेशान किया था। तो उनको वहां के समाज और राजा कानूनों ने जो उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया, तो उनको अमेरिका में भेजे गए। उनको कहाँ भेजे गए? अमेरिका भेजे गए। तो जब ये अमेरिका पहुंचे तो ये अपनी पुरानी पहचानों को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, मिटा दिए। ये अपनी पहचान को क्यों मिटा दिए? क्यों नहीं रखना चाहते थे अपनी पुरानी पहचान? क्योंकि वह उससे प्रताड़ित थे, वो उससे परेशान थे, इसलिए वो अपनी पुरानी पहचान नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो उनसे परेशान थे। अब ये सब बन गए केवल अमेरिकन। ये अपनी सारी संस्कृतियों को, पुरानी अपनी जितने भी उनकी वेशभूषा थे, जितने भी पहचान उनके पुराने थे, वो सबको खत्म कर दिया। अब वो केवल बन गए अमेरिकन। अब सारे लोगों का एक प्रकार के विचार, एक प्रकार के खान पान, एक प्रकार के वेशभूषा, सब चीजों में एक प्रकार आ गई। तो यहाँ के लोग का मतलब, अब देखिएगा यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का घटनाक्रम क्या हुआ होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाया गया। क्या बनाया गया? एक स्ट्रक्चर बनाया गया।
छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया और कुछ वर्षों के बाद ये स्ट्रक्चर इतना बेहतर बन गया कि आज आप आइडेंटिफाई नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कौन ब्रिटिश है, कौन पुर्तगाली है, कौन स्पेन के लोग हैं, कौन जर्मन के हैं, कौन फ्रांसीसी हैं, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। कुछ वर्षों के बाद इतना बेहतर तरीके से बन गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर विविधता में एकता है, लेकिन वो आज भी अपनी पुरानी पहचान को खो चुके हैं, समाप्त कर दिए हैं। वो अपनी पुरानी पहचान अब नहीं रखे हैं। क्योंकि अब इसी बात को लेकर के अब हम अपने देश में देखेंगे कि भारत की विविधता में ऐसा क्या है जो एक है। देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया कि अपनी पुरानी पहचान को खो चुके हैं, अब नए सिरे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन भारत में कोई भी धर्म का लोग, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई विशिष्ट प्रकार के मनुष्य जाति का व्यक्ति, कोई भी वेशभूषा वाला व्यक्ति, बाकी सभी कैरेक्टरों वाला व्यक्ति, ये आज भी अपनी पुरानी पहचान भी रखते हैं। सुनिएगा, ये आज भी अपनी पुरानी पहचान भी रखते हैं और पुरानी पहचान के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। तो हम कहेंगे यह मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, फिर यहाँ की विविधता में एकता है। यहाँ की विविधता में क्या है? एकता है। यहाँ के लोग एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ की विविधता में एकता है, पर वो आज भी अपनी पुरानी पहचान रखते हैं और फिर भी एक साथ रहते हैं। ये हमारे देश की विविधता में एकता है। हम फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण समझाना चाहेंगे कि हमारे देश में जब कई विदेशी लोग आए, कई विदेशी चिंतक जब आए हमारे देश में रिसर्च करने, तो उनको देख करके बहुत अद्भुत लगता था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी विविधताएं या इतनी चीजों को अलग अलग होने के बावजूद, अलग अलग पहचान होने के बावजूद भी इनके बीच अलगाव क्यों उत्पन्न नहीं होता। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस पर अपना लेख लिखा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बताया कि भारत में विविधता में एकता है और ये एकता थोपी नहीं गई है, बल्कि ये एकता स्वयं ही जन्म ले चुकी है और एक दूसरे को मजबूती प्रदान करती है। भारत में विविधता में एकता है और ये एकता थोपी नहीं गई है ऊपर से, बल्कि ये कई वर्षों में स्वयं निर्मित हुई है और ये एकता एक दूसरे को मजबूती प्रदान कर रही है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के तौर पर, कि हमारे देश में, पूरे देश में हम बात करेंगे कि धोती सभी लोग पहनते हैं, लेकिन उनका धोती सभी लोग पहनते हैं तो ये एकता है समझ लीजिए। और धोती अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके और स्टाइल से पहनते हैं, तो हम कहेंगे विविध रूप है, लेकिन उस विविध रूप में एकता है। जैसे दक्षिण भारत के लोग धोती अलग स्टाइल से अलग तरीके से पहनते हैं, पूर्वांचल के लोग धोती अलग तरीके से पहनते हैं, मध्य भारत के लोग धोती अलग तरीके से पहनते हैं, उत्तर भारत के लोग धोती अलग तरीके से पहनते हैं। यहाँ तक का बात करें कि हम वेस्टर्न में, तो वहां के लोग अलग तरीके से धोती पहनते हैं। तो अलग अलग रूप है, विविध तरीका है, लेकिन पहनते तो धोती हैं, तो विविध रूप है पर एकता है। हम कहेंगे कि यहाँ पूरे भारत में खिचड़ी सब लोग खाते हैं, तो खिचड़ी में चावल और दाल का उपयोग किया जाता है, लेकिन सबको खिचड़ी बनाने में नियम मेथड अलग अलग है, उनका बनाने का तरीका अलग अलग है। हमारे देश में वेशभूषाएं, लोग अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं भी पहनते हैं, लेकिन इन वेशभूषाओं से अपनी पहचान तो जरूर बनाते हैं, पर उससे अलग नहीं होते हैं। हाँ, हम आज कहेंगे कि आज हमारे देश में स्थितियां थोड़ा संकट वाली बन रही है, आज हमारे देश में स्थितियां थोड़ा संकट वाली बन रही है। आज की विविधता को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि वो हमसे अलग है, वो व्यक्ति हमसे अलग है, वो व्यक्ति हमसे डिफरेंट है। यही विविधता देश को टुकड़ों टुकड़ों बंटने जैसे आजकल विचार चल रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से खतरनाक है। ऐसी विविधता, ऐसी सोच पूरी तरीके से खतरनाक है।
तो आज हम देखेंगे कि और आगे इसमें क्या है। समझ में आ रहा है विविधता किसे कहते हैं? हाँ, लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं। जो नोट्स बनाना चाहेंगे तो पहले परिभाषा जो हम राइट का निशान लगाएंगे बस वही। एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है तो दूसरा आदमी किसी अन्य धर्म को मानता है। एक आदमी किसी दूसरा भाषा बोलता है तो दूसरा आदमी किसी अन्य भाषा बोलता है। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग यहाँ पर अलग अलग के धर्म के मानने वाले लोग का विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अलग अलग धर्म मानने वाले लोग यहाँ का विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में भी अलग अलग लोगों के उच्चारण अलग अलग किस्म के होते हैं। हम उदाहरण के तौर पर समझाना चाहेंगे, एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि जैसे विविधता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारे देश में हिंदी भले ही अधिकतर जगहों पर बोली जाती है, पर हमारे यहाँ भाषा जो हिंदी है, इस हिंदी के शब्दों का उच्चारण बहुत अलग अलग है। यदि आप मध्य प्रदेश के इंदौर के जगह पर जाते हैं तो वहां भी हिंदी का उच्चारण अलग है। यदि आप बिहार जाते हैं तो वहां भी हिंदी का उच्चारण अलग है। यदि आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां भी हिंदी के शब्दों का उच्चारण अलग मिलेगा। यदि आप दिल्ली में जाते हैं तो वहां भी हिंदी के शब्दों का उच्चारण अलग मिलेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश में भी आते हैं तो यहाँ भी थोड़ा बहुत हिंदी का उच्चारण अलग ही मिलेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ भाषा एक होकर भी उसके उच्चारण तक अलग अलग हैं। तो ये भारत में मिलने वाली भाषा के अंदर की विविधता है। ये भारत में मिलने वाली भाषा के अंदर की विविधता है। हम बात करेंगे कि यहां पर हमारे देश में कि यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के वेशभूषाएं भी पहनते हैं, लेकिन उन वेशभूषाओं से वो अलग नहीं जाते हैं। क्या इस विविधता के कारण भारत ने कुछ नुकसान भी झेले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस विविधता के कारण भारत को न कि ज्यादा बहुत लाभ हुआ है, बल्कि विविधता ही भारत की पहचान है। जो इसको मिटाएगा वो भारत को समझ लो मिटाने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा हम आगे चलेंगे। फिर क्या है, भारत के अधिकतर राज्यों के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की हिंदी मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी से अलग होती है। लोगों के खान पान में भी विविधता देखने को मिलती है। कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं तो कुछ लोग मांसाहारी भोजन। गुजरात के अधिकतर लोग शाकाहारी भोजन, बंगाल के अधिकतर लोग मांसाहारी भोजन करते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों तट के किनारे हैं, दोनों समुद्र के किनारे हैं, पर आप गुजरात में जब जाएंगे, गुजरात के लोग खाने में हर जितने भी प्रकार के खाना वो खाते हैं, और सब में मीठा या मीठासपन या मीठा बहुत ज्यादा ही मीठा उनको पसंद होता है। उनकी दाल भी मीठी, उनकी कढ़ी भी मीठी, उनकी रोटी भी मीठी, उनकी चावल भी मीठी, एक प्रकार के उनके जितने भी खाद्य सामग्री है सब मीठा। उनको सबसे ज्यादा मीठा चीजें पसंद है। वही थोड़ा आप ऊपर राजस्थान में आइए, तब तुमको पता चलेगा कि तीखा किसे कहते हैं। वहां उनकी सब्जी इतना बेस्ट भयानक तीखा होती है कि आपको पता चलेगा कि तीखा किसे कहते हैं। व्यक्ति के माथे से या सर से पसीना टपकने लगता है, तीखा कैसे कहते हैं। तो इसका कोई फायदा? हाँ, इसका बहुत फायदा है। इसका एक प्रकार के बहुत फायदा है। व्यक्ति जितना ज्यादा विविधता रखता है उतना ही ज्यादा वो विकल्प रखता है, और जितना ज्यादा वो विकल्प रखता है उतना ही वो व्यक्ति पृथ्वी के साथ जीवन सरल कर पाता है, और उतना ही वो व्यक्ति पृथ्वी के साथ अनुकूलित होकर बेहतर जीवन कर पाता है। इसका कई हम उदाहरण देंगे, कई एग्जाम्पल हम देंगे। साथ साथ में इसमें हम एक चीज बताने के लिए ये बताएंगे
कि लोगों के मुंह से हम सुनते हैं या कहते हुए हम देखते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, समझाते हैं कि शाकाहार अपनाओ, शाकाहार अपनाओ, शाकाहार अपनाओ, बिल्कुल शाकाहार अपनाओ, अच्छा भोजन है, ठीक भोजन है। लेकिन हम सबको शाकाहार नहीं बना सकते हैं। सबको अगर शाकाहार बना देंगे तो फिर जीवन संकट में पड़ जाएगा, जिसको हम शाकाहार बनाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल देंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। अभी अंडमान निकोबार की बात हम कर रहे हैं, अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। वहां पर जनरली कोई मिट्टी नहीं है, कोई सॉइल नहीं है, तो कोई फसल उतना ज्यादा होता नहीं है। और वहां पर मछली, मीट, एक प्रकार के समुद्री जो चीजें हैं, खाने के लिए जो चीजें हैं, वो बहुत सस्ता मिल जाएंगे। वहां 20-30 रुपए किलो मीट, मछली, जितनी भी समुद्री चीजें जो खान पान के लिए है, ये 20-30-25-30-40-45 रुपए किलो में आपको मिल जाएंगे। वहां पर मिर्ची, टमाटर, गोभी, आलू, बैगन 100-150 रुपया किलो मिलेंगे। अब वहां पर हम प्रेरित करें उनको कि शाकाहार अपनाओ, शाकाहार अपनाओ, अच्छा भोजन है, तो इस तरीके से विचार से वो अपने ही जीवन को संकट में डाल देगा। कहने का अभिप्राय हमारा है कि वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपना वो मजदूरी कर रहा है, तो इस प्रकार के अगर विचार उसको हम इस तरीके से अगर विचार अगर अपनाएगा कि चलो ठीक है शाकाहार बन जाते हैं, तो उसका ही जीवन कठिन हो जाएगा। जो रोजमर्रा के जीवन में, जिंदगी में जो अपना मजदूरी कर रहा है, तो इसी में उसका जीवन जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि परिस्थितियां बेहतर हो जाती हैं जब उस परिस्थिति के अनुरूप ढलते हैं। परिस्थितियां बेहतर हो जाती हैं जब उस परिस्थिति के अनुरूप ढलते हैं और अपने आप को बाकी लोगों से अलग भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम दक्षिण भारत की एक एग्जांपल देंगे। हम दक्षिण भारत के हम एक एग्जांपल देंगे। यहां पर यहाँ का जो क्षेत्र है, समुद्र का किनारा है। ये जो समुद्र का किनारा है, यहाँ पर विषुवत रेखा भी नजदीक है। विषुवत रेखा, ये जो विषुवत रेखा है, ये नजदीक है विषुवत रेखा। तो यहाँ पर समुद्र का किनारा नजदीक है, यहाँ पर विषुवत रेखा भी नजदीक है। तो यहाँ गर्मी बहुत होती है, यहाँ विषुवत रेखा की वजह से गर्मी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ के लोगों को हम ये विकल्प दे के जींस पहनो, जींस पहनोगे तो बहुत स्मार्ट दिखोगे, जींस पहनो। तो फिर जींस उनको जो हम पहनाएंगे, तो हाँ ह्यूमिडिटी के कारण, गर्मी के कारण उसके शरीर के त्वचा पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो वहां के लोग लुंगी पहनना बहुत पसंद करेंगे, वहां के लोग लुंगी पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि लुंगी के कारण उनके त्वचा भी शुष्क रहेगी, गीली नहीं होगी, और इस तरीके से वो रोगों से बच भी पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, तो इसका लाभ हमारे जीवन में मिलता है। देखिए, जितने प्रकार की विविधता उतने प्रकार के विकल्प, और जितने प्रकार के विकल्प उतना ही हमारा जीवन सरल, जितना विकल्प उतना सरल। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ेंगे। एक उदाहरण और हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में भोजन के बहुत प्रकार हैं। हमारे देश में भोजन के बहुत प्रकार हैं। जैसे कोरोना महामारी आया था, एक प्रकार के संक्रमण बीमारी थी हमारे देश में। तो इस पर हम नहीं जाएंगे कि आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी के कंपैरिजन में हमारे देश में जो कोरोना के केसेस थे बहुत सीमित मात्रा में थे। भले ही बहुत लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन हमारे भोजन की डाइवर्सिटी के कारण, हमारे खान पान की विविधता के कारण, भिन्नता के कारण हमारी इम्यून पावर मजबूत थे, हमारे शरीर में पोषक तत्व काफी बेहतर थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसी बीमारी से हम लड़ पाए। कहने का मतलब जितनी ज्यादा विकल्प उतना ज्यादा सरलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विविधता के लाभ, विविधता के जीवन में कई लाभ हैं। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों को सम्मान करना सीख जाते हैं। अच्छा, इस विविधता से क्या
इतनी विभिन्न, क्या आपको लगता है या फिर आप हमसे क्वेश्चन करें कि सर इतनी ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ कैसे रहते हैं? इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ कैसे रहते हैं? तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम समझाते हैं आपको कैसे रहते हैं। सहिष्णुता, सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता, सहनशीलता से भी बेहतर शब्द सकारात्मक, सहनशीलता से सकारात्मक बेहतर शब्द सकारात्मक कह सकते हैं। तो सहिष्णुता, सहनशीलता, सहिष्णुता कितनी है हमारे देश में? कितने सहिष्णु व्यक्ति हैं? देखिए, हम भारतीय लोगों पर बात करेंगे, अक्सर राजनीति पर हम बात नहीं करेंगे, हम आम भारतीय लोगों पर बात करेंगे कि हमारे भारतीय लोग कितने सहिष्णु हैं, कितने सहिष्णुता है। देखिएगा, हमने जो देखा है कि हमारे भारतीय लोग, कोई भी धर्म का हो, हमारे भारतीय लोग जब किसी के मस्जिद से या किसी नए धर्म के या मंदिर से या मस्जिद से जब वो गुजरते हैं तो वो उनके भगवान को भी स्वीकार करते हैं अपने भगवान के रूप में। खास करके हम ज्यादा हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम सारे धर्मों की बात करेंगे कि उनके भगवान को भी अपने भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ की मिट्टी है ऐसी, क्या खूबसूरती है कि यहाँ के लोगों में ऐसे विचार भी हैं। यहाँ कोशिश करते हैं लोग कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं या वो भी हमारे जैसे हैं, बस थोड़ा विचार अलग अलग हैं, बस जैसा हम है वैसा वो भी हैं। यहाँ के लोग कोशिश करते हैं, दूसरों के धर्मों को भी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, सारी चीजें हैं। सहिष्णुता हम आपको और बताना चाहेंगे कि कितना सहिष्णु हमारे देश के लोग हैं। हमारे यहाँ के अलग अलग पहनावे हैं, हमारे देश में अलग अलग पहनावे हैं। दक्षिण भारत के जो पहनावे हैं वो उत्तर भारत में लोग भी शौक से खरीदते हैं और अच्छे से पहनते हैं। उत्तर भारत के जो पहनावे हैं वो दक्षिण भारत के लोग भी शौक से खरीदते हैं, अच्छे से पहनते हैं। पहनावे तो छोड़िए, हमारे देश में सबसे ज्यादा खाना के प्रकार, विभिन्न प्रकार के भोजन होने के बावजूद भी हमने चाइनीज भोजन को भी भारत में स्थान दिया, चाइनीज भोजन को भी हमने भारतीयकरण कर दिया। ये हमारी सहिष्णुता ही है, ये हमारी सहिष्णुता है। चाइनीज भोजन तो छोड़िए, आप इटली के पिज्जा को देखिए, इटली के पिज्जा को भी हमने अपनाया, भोजन का एक हिस्सा बना दिया। ये हमारे भारतीय लोगों की सहिष्णुता ही तो है। अक्सर मैं आप लोग को तो नहीं, जब आपके माता पिता के जब 4 बच्चे होते हैं और सबका स्वभाव अलग अलग होता है तो चारों को संभालने में कठिनाइयां होती है। सोचिए हमारी इस मिट्टी में क्या खूबसूरती है कि कठिनाइयां होती है, अलग अलग भाषाएं, हजारों प्रकार के भाषाएं, हजारों प्रकार के वेशभूषाएं और हजारों प्रकार के यहाँ के लोगों में जो भावनाओं में जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें चलती रहती हैं, ये सब होने के बावजूद भी एक साथ हम जीवन यापन कर पाते हैं। ये हमारे देश भारतीय लोगों की सहिष्णुता ही है कि इतना भिन्नता होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ जीवन यापन करते हैं, हम लोग एक साथ अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं सुचारू रूप से। ये सहिष्णुता ही है। देखिए, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए तो पूरे विश्व को बता रहे थे, अपनी पूरी भाषण में पूरे विश्व को बता रहे थे, सहिष्णुता सीखनी है तो भारतीयों से सीखो, सहिष्णुता सीखनी है तो भारतीयों से सीखो। हम ही लोग हैं जो पूरे दुनिया को बताए हैं कि अलग अलग होकर भी एक साथ रहते हैं। हम ही लोग हैं जो पूरे दुनिया को दिखाए हैं कि अलग अलग होना कहां से कहां तक विभेदन का कारक नहीं बन सकता। ये हम पर, फिर वही बात दोहरा रहे हैं, ये हम पर किसी ने थोपा नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर विविधता में एकता ये स्वयं निर्माण हुई है, स्वयं जन्म ले चुकी है, ये किसी ने थोपा नहीं है। देखिए, अक्सर जब घर में शादी होती है तो माता पिता लड़का को लड़की को दोनों को समझाते हैं कि थोड़ा अंतर तो होगा, अंतर का होना थोड़ा ऊंच नीच, थोड़ा अंतर तो होगा, अंतर का होना कोई खराब बात तो है नहीं, ये हमारी सहिष्णुता ही है। देखिए, जब हमारे घरों में या फिर हम घर में नहीं बताएंगे,
यहाँ पर हमारे माता पिता हमेशा एक कहावत कहते रहते हैं कि ये जो 5 उंगलियां हैं, ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, ये जो 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, ये जो डायलॉग है कि 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती है, फिर भी हमने इनको स्वीकार किया, इनको हमने अपनाया, इनमें भिन्नता होने के बावजूद भी इसको हमने स्वीकार किया। अब आप कहोगे कि इसी भिन्नता के कारण हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही, इसी भिन्नता के कारण हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जब मनुष्य इस विविधता में कोई कृत्रिम कारक जोड़े और जब मनुष्य इस विविधता में कोई कृत्रिम कारक जोड़े और उस कृत्रिम बिंदु अपने मर्जी से जोड़े, तब ये भेदभाव का निर्माण करती है। इसकी बात हम आगे करेंगे, आगे इसकी चर्चा करेंगे, अभी यहां नहीं करेंगे, इसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता, यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ होता। अब आप सोचिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि पूरे देश में एक ही प्रकार के वेशभूषा, एक ही प्रकार के भाषा, एक ही प्रकार के लोग होते, तो जो हमारे अंदर विविध सोच आई है, विभिन्न सोच आई है, अलग अलग प्रकार के सोच आई है, तो ये तो हमारा जीवन तो उबाऊ हो जाता अगर एक ही प्रकार के सब होते। तो जैसे हमारे घर में जब कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है हमारे घर में, तो वहां पर जब विभिन्न प्रकार के वेशभूषा का ऑप्शन होता है या विभिन्न प्रकार के खान पान का भी विकल्प होते हैं, तो जैसे कोई वेस्टर्न होता है, कोई दक्षिण भारत के मतलब कोई वेशभूषा वाला होता है, तो कोई पूर्वांचल के कोई वेशभूषा वाला है, कोई पंजाबी से वेशभूषा है, या कोई मतलब पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र के जो अलग अलग वेशभूषा वाले लोग हैं। तो ये होता है कि हमारे विचार जो अलग अलग भिन्न भिन्न विचार जो उत्पन्न होते हैं, तो ये हमारे विचार भी कहीं ना कहीं एक हमारे कहने का मतलब है कि ये जो हमारे उत्साह के जो अलग अलग रंग आते हैं, जब विभिन्न विचार होते हैं तो हमारे उत्साह के अलग अलग रंग भी आ जाते हैं। देखिएगा, हम फिर एक बात फिर वही दोहरा रहे हैं कि इसी विविधता के कारण हमारे देश में जब कई प्रकार के ड्रेस का ऑप्शन होता है, जब कई प्रकार के खान पान का ऑप्शन होता है, जब कई प्रकार के अलग अलग भाषाएं का ऑप्शन होता है, तो कहने का मतलब है इसका हमारे जीवन में हमें खुशहाल और उमंग पैदा करती है कि ताकि वो चीज को हमारी सोच भी उतना डेवलप होता है कि ये चीज तक हम देख सकते हैं और हमारी अंदर उमंगता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे क्या है, विविधता 2 मुख्य कारणों से प्रभावित होती है। विविधता 2 मुख्य कारणों से प्रभावित होती है। कौन कौन? जैसे इसमें भी एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जीवन उबाऊ हो जाता है। जैसे हमने भी ड्रेस का ऑप्शन दिया कि विभिन्न प्रकार के ड्रेस का जब ऑप्शन होता है तो हमारे अंदर उत्साह का अलग अलग रंग आ जाते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है पूरे भारत में, लेकिन मकर संक्रांति के नाम से नहीं। पूरे भारत में तो मनाया जाता है लेकिन अलग अलग नामों से। जैसे पंजाब में उसको लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में और नामों से जाना जाता है। तो जो अलग अलग नामों से हमारे अंदर विविध विचार भी उत्पन्न होते हैं। हम आपको बता दें, हमारे देश में जितनी भी धर्म के लोग हैं, इस कारण पूरे साल हर दिन कोई ना कोई त्योहार आते रहते हैं। अभी यहाँ हिंदुओं के त्योहार नहीं थे, होली आ गई त्योहार, तो होली में बहुत खरीदारी हुई। एक हिसाब से अभी मुसलमानों का त्योहार ईद आ रहा है, तो देखा जाए तो हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था बहुत शांत थी। अब हमारे मुसलमानों में ईद आ गई, अब इसमें खरीदारी बढ़ेगी, तो इसका फायदा हमें अर्थव्यवस्था के रूप में होगा, भारतीय इंडियन इकोनॉमी के रूप में मिलेगा, इसका फायदा और बाकी स्तरों पर मिलेगा। तो इसका कई फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं। विविधता 2 मुख्य कारणों से प्रभावित होती है। नंबर 1 भौगोलिक कारण, नंबर 2 ऐतिहासिक कारण। तो पहले हम देखेंगे भौगोलिक कारण से विविधता आती कैसी है। 2 कारणों से आती है, ऐतिहासिक कारण से और भौगोलिक कारण से।
तो इसमें हम सबसे पहले भौगोलिक कारण देखेंगे। कहीं ना कहीं भूगोल का सबसे बड़ा कारण रहा है विविधता को, विविधता भूगोल को बहुत प्रभावित, भूगोल विविधता को बहुत प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम भौगोलिक देखेंगे कि भौगोलिक कारण जो क्या है। जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र के किनारे रह रहा है तो हो सकता है अपना भोजन के रूप में मछली का सेवन करे, मछली को यूज करे खान पान के रूप में। कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रह रहा है, तटीय क्षेत्र में रह रहा है, हो सकता है वो अपना भोजन के रूप में चावल को यूज करे। जो व्यक्ति मैदानी क्षेत्र में रह रहा है या फिर गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में रह रहा है, हो सकता है अपना भोजन के रूप में गेहूं के रोटी के रूप में यूज करे या मक्का जौ बाजरा को यूज करे। जो व्यक्ति काली मिट्टी वाले क्षेत्र में रह रहा है तो हो सकता है अपना खान पान के रूप में तो नहीं, हो सकता है अपना कपास उत्पादन सबसे ज्यादा करे। जो व्यक्ति मान लिया जाए कि लद्दाख वाले क्षेत्र में रहता हो तो वहां तो खेती होती नहीं है, वहां बड़े बड़े घास के मैदान हैं, तो हो सकता है वहां के व्यक्ति पशुपालन करें, वहां के लोग पशुपालन सबसे ज्यादा करें। अक्सर मान लीजिए कि जैसे केरला में हमेशा बारिश होती रहती है, वहां विभिन्न प्रकार के मिट्टी उपस्थित है, तो हो सकता है वहां के लोग विभिन्न प्रकार के मसालों का व्यापार करें। तो कहने का मतलब है कि भौगोलिक घटनाओं के कारण अलग अलग हमारे यहाँ पे, जैसे दक्षिण में पठार है, उत्तर में मैदान है, कहीं सहारा मरुस्थल है, तो इन सब जगहों पर अलग अलग जीवन जीने का तरीका आ गए हैं। इन सब जगहों पर अलग अलग जीवन जीने का तरीका आ गए हैं। भौगोलिक कारण सबसे बड़ा कारण विविधता का रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि अदर कोई भी कंट्री की बात करेंगे कि जहाँ का एक ही प्रकार के जलवायु हो, दूर दूर तक एक ही प्रकार का रेतीला क्षेत्र हो, दूर दूर तक एक प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र हो, तो वहां पर जो विविधता है, जो एक समान जो वहां पर मिल रहा है, तो वहां पर हमेशा उन लोगों के बीच में एक चीज आती रहेगी, उनकी संस्कृति भी एक रहेगी, उनकी वेशभूषा भी रहेंगे, वहां की सामाजिक व्यवस्था भी एक रहेगी, वहां पर सारी चीजें एक रहेगी। पर हमारे यहाँ पर इतने अलग अलग भौगोलिक विविधता है। हमने थोड़ी दूर पर पठार देखा, थोड़ी दूर पर मैदान देखा, थोड़ी दूर पर पहाड़ देखा, कहीं सहारा मरुस्थल, कहीं रेगिस्तान देखा, तो हमने पठार को भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया, हमने मैदान को भी कॉन्सेप्ट बनाया, हमने नदी को भी एक देवी का निर्माण कर दिया, हमने सूरज को देखा जिसने हमारे ठंडी में मदद की, उसको भी एक तरीके से भगवान का निर्माण कर दिया। हमने चंद्रमा को देखा, हमने भी उनको अपना महत्व दिया, क्योंकि वो हमारे गर्मी में हमारी मदद की, तो उनको भी अपना हम महत्व दिया। हमने पहाड़ों को देखा तो उसको भी एक तरीके से हमने भगवान बना दिया। हमने यहाँ की मिट्टी को भी देखा, मैदानी क्षेत्र में मिट्टी के अंदर भी एक तरीके से हमने भगवान को देखा। तो जितने अलग अलग विविध रूप हमने देखा, तो उससे हमारे अंदर सोच भी भिन्न भिन्न हुई। तो इस कारण जैसे आप मान लीजिए कि रसिया में बहुत ठंडी गिरती है, तो वहां सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन? रसिया में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन? वहां सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवता, वहां अग्नि की पूजा करेंगे। ऐसे मान लीजिए सहारा के लोग जैसे यहाँ सूरज की तो पूजा करेंगे नहीं, क्योंकि वो उन्हें तकलीफ देगा, इतना गर्मी वहां होती है, सूरज का पूजा तो वो करेंगे नहीं। वहां चंद्रमा का महत्व देंगे, क्योंकि चंद्रमा उनके जीवन में सुकून देता है, वो चंद्रमा की महत्व देंगे। जो भी चीज जिसके जीवन में वो सुकून दे, जैसे हमारी नदियां हमारी प्यास को बुझाई, हमारे उत्पादन को बढ़ाया, तो हमने उनको एक देवी का निर्माण कर दिया, सम्मान पूर्वक देवी का निर्माण कर दिया। जो व्यक्ति एक ही प्रकार के परिस्थिति में, एक ही भौगोलिक परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो दूसरे परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम लोग क्यों एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आसपास इतनी सारी विविधताएं को देखा है, हम उस विविधता से हमारे सोच भी विविध हुए हैं। हम जानते हैं कि चीजें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, वो सबको हमने स्वीकार किया। ऐसे एक ही परिस्थिति में, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में लोग जीवन यापन करने वाले इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। हम लोग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उसको जानते हैं, हमारी सोच बन चुकी है। ठंडी है, गर्मी आएगी, बारिश होगी, ये तो सारी चीजों का जो हमारे अंदर माइंड में एक इमेज बन चुका है, इसलिए हम उसको सब
अच्छे से सब एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस विविधता को इस तरीके से भौगोलिक, जैसे भौगोलिक सबसे बड़ा कारण रहा है हमारे देश की विविधता में, सबसे बड़ा रोल रहा है इस विविधता का। इसी के साथ साथ में फिर हम आगे बढ़ेंगे। विविधता पर भूगोल का प्रभाव देखिएगा, भूगोल हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। भूगोल से यह तय होता है कि हमारी शक्ल कैसी होगी, हम क्या खाते हैं और हम क्या पहनते हैं। भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में है। भौगोलिक लक्षणों के कारण होने वाली विविधता के उदाहरण, जम्मू और कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण एक ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं। ठंडी जलवायु के कारण लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। दक्षिण भारत की जलवायु गर्म और नम होती है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग अक्सर गहरे रंग के और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहाँ के लोग चावल खाते हैं और उनके अधिकतर व्यंजनों में, देखिए सॉरी टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, नारियल नारियल का इस्तेमाल, अरे टाइपिंग महोदय क्या बताए, नारियल का इस्तेमाल होता है। देखिए एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे, एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, एक अद्भुत उदाहरण कि हमारी भौगोलिक विविधता ने हमारी वेशभूषा बदली, हमारी खान पान बदला, हमारी रहन सहन बदली, हमारी सोच भी बदली। हमारी आसपास की जितनी भी भौगोलिक विविधता जो हम देख रहे हैं, ये भूगोल के कारण हो पाया है। भौगोलिक विविधता ने हमारी भाषा भी चेंज कर दिया कि देखिए हम जो इंग्लिश बोलते हैं, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत कठोर है। हम जब बोलते हैं तो कठोरता आती है हमारी इंग्लिश बोलने में। यही जब कोई अंग्रेज है या कोई यूरोपियन, जहाँ जो उसका यूरोपियन जन्म हुआ होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सॉफ्ट इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भौगोलिक अलग है, भौगोलिक घटना, हमारी भौगोलिक अलग है, तो उनका अलग भूगोल है, हमारा अलग भूगोल है। हम उस भौगोलिक स्थिति में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे यहाँ की भूगोल जो है, हमारे यहाँ का वातावरण जो है, ये थोड़ा कठिन बात, मतलब ये थोड़ा, मतलब एक तरीके से कहें कि हम कठोर जलवायु में हम जीवन यापन कर रहे हैं, कठोर जलवायु में रहते हैं, इसलिए हमारे इंग्लिश बोलने में कठोरता उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे समझाएंगे इसको। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, नारियल तेल की बात भी हो रही थी, तो यहां पर हम देखेंगे अच्छे से, ऑयल की बात करेंगे, हम ऑयल की बात करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं, ये अपना खान पान के रूप में ये सबसे ज्यादा एक मस्टर्ड सरसों का तेल पसंद करेंगे, सरसों का तेल खान पान। यही अगर मध्य भारत की हम बात करें तो ये अपना खान पान के रूप में या खाना में ये कौन सा ऑयल पसंद करेंगे, ये मूंगफली का ऑयल पसंद करेंगे, मूंगफली का तेल। यही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के लोग सोयाबीन का तेल पसंद करेंगे, सोयाबीन का तेल पसंद करेंगे। यही अगर हम थोड़ा नीचे, थोड़ा गुजरात क्षेत्र में अगर देखें, गुजरात प्रदेश में, तो ये अपना तिल का तेल पसंद करेंगे। वही थोड़ा ऊपर देखें तो यहाँ तिल और सरसों कॉमन है। यही थोड़ा हम दक्षिण भारत में देखें या द्वीपीय क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ के लोग जो है खाना में ये नारियल का तेल पसंद करते हैं। ये नारियल का तेल खाने में बहुत पसंद करते हैं, या नारियल का तेल बहुत यूज करते हैं। तो ये अलग अलग ये भौगोलिक घटनाओं के कारण हो पाया है। ये भौगोलिक घटनाओं के कारण हमारी खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा या हमारी पहनावे, जो भी सारी चीजें हैं, ये सब हमारी भौगोलिक कारणों से हो पाया है। जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे खान पान, जो तेल पान, ये सब है, ये सब भौगोलिक कारणों से हो पाया है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी गर्म और नम जलवायु होती है, इसलिए पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा भूरी होती है। यहाँ के लोगों के मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं। विविधता पर इतिहास का प्रभाव, सुनिएगा जरा, आप समझिएगा। विविधता पर इतिहास का प्रभाव मतलब हमारे देश में जो विविधता है, इतिहास का क्या प्रभाव रहा है। तो देखिए, हमारे देश में जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है, हमारे देश में जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो केवल व्यक्ति नहीं आता है, वो अपने साथ
अपना भाषा, अपना खान पान, अपना वेशभूषा, अपनी संस्कृति और बाकी सारी चीजों को, अपना सभ्यता और अपना जो भी उसकी रीति रिवाज है, वो सारे चीजों को लेकर के आता है। और जब वो यहाँ आता है तो यहाँ के भारतीय लोग जो हैं, हम कहेंगे कि भारतीय लोग हैं, उनको जो चीज, उनको देख करके जो चीज अच्छी लगेगी तो वो चीज उठाते हुए चले जाएंगे, उसको स्वीकार करते हुए उठाते चले जाएंगे। हम कहेंगे कि हमारे देश में अंग्रेज जब आए, जब अंग्रेज आए हमारे देश में, लंबे समय तक बहुत आक्रमणकारी आए, बहुत सारे लोग आए लंबे समय तक, तो हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी वेशभूषा को हमने, इंडिया भारतीय वेशभूषा को भी हमने मिश्रण किया, उनकी वेशभूषा को भी हमने अपनाया। जब अंग्रेज आए तो चाय लेकर के आए। भारतीय लोग 16वीं सदी से पहले चाय वाय नहीं पीते थे। जब अंग्रेज आए तो चाय लेकर के, आज भारत में सभी व्यक्ति चाय पी रहे हैं आज की डेट में, तो ये चाय लेकर के आए। और अंग्रेज आए तो हमारे जो मकान हैं ये नुकीले टाइप के नहीं होते थे, ये अंग्रेजों के आने से ये हुआ है। या फिर हम एक प्रकार के कहें कि हमारे यहाँ मंदिर में या मकानों में जो अलग स्वरूप के अब जो घरें बन रहे हैं, मंदिर या जो भी स्थान बन रहे हैं, ये मुगल के आने से, मुगल आए तभी अलग प्रकार के एक संस्कृति या अलग प्रकार के, समझ लीजिए कि अलग प्रकार के स्ट्रक्चर या अलग प्रकार के आकृति हम लोग को दिए। तो जितने भी ऐतिहासिक कारणों से भी हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं आई हैं, बहुत सारी यूरोपीय लोगों के द्वारा, मुगलों के द्वारा आए, बहुत लोग अलग अलग कंट्री से, अरब वाले अभी आए तो हमारे यहाँ विविधता में विविधता को मजबूत किया। कहने का मतलब है कि कुछ उनके द्वारा हम सीखे, हमारे द्वारा कुछ वो सीखे। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया उदाहरण हम बताएंगे कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया की हम बात कहेंगे कि पूरी दुनिया में मुसलमान धर्म ऐसा धर्म है कि उसमें कोई ऊंच नीच जाति पात नहीं है। पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके धर्म में कोई ऊंच नीच जात पात नहीं है। यहाँ तक कि खाली पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को छोड़कर इनके अंदर है जात पात, थोड़ा बहुत है इनके अंदर। क्यों हुआ इनके अंदर? ये हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था से इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और इनके बीच ये भारत पाकिस्तान के मुसलमानों में भी ऊंच नीच आ गए। क्योंकि खान को सबसे उच्च श्रेणी का मुसलमान माना जाता है, उच्च जात के मुसलमान माने जाते हैं। 3 प्रकार के जात होती है, इनके अखलाक अलग अलग हो सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। विविधता पर इतिहास का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजें अलग अलग देशों से आई है। आलू, टमाटर, लाल मिर्च और कई अन्य सब्जियां अलग अलग देशों से आई है। आदिकाल से ही लोगों का एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते आए हैं। अधिकतर लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, लेकिन कुछ लोग तीर्थ करने के लिए भी यात्रा करते थे। ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान, पोशाक, संस्कृति और धर्म को भी ले जाते थे। स्थानीय लोग इनमें से कुछ बातों को समावेश अपने जीवन में कर लेते थे। इस तरह से लोग नए तरह के भोजन और पोशाक का इस्तेमाल करने लगे। कई लोगों ने नए धर्म को भी अपना लिया। लद्दाख और केरल के उदाहरण दिए गए हैं जिनसे इस बात का पता चलता है। लद्दाख ठंडा मरुस्थल है जो कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर साल के अधिकांश दिनों में बर्फ छाई रहती है, इसलिए यहाँ के नाम मात्र की खेती होती है। लोगों का मुख्य पेशा भेड़ बकरियां और याक पालना है। इन जानवरों के दूध और मांस से ये लोग अपना काम चलाते हैं। इन जानवरों के बालों से ये लोग ऊन बनाते और बेचते हैं। कई लोग ने नए धर्म को भी अपना लिया। लद्दाख के लोग पश्मीना शाल बनाते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के लोग पश्मीना शाल बनाते हैं। प्राचीन काल से ही लद्दाख महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर रहा है, इसलिए दुनिया के अलग अलग कोनों से यात्री यहाँ आते रहे। इन लोगों का लद्दाख के लोगों से संपर्क हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म सैकड़ों इस्लाम धर्म, नोट करने जैसा पॉइंट है, इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आ गया। लद्दाख वाले क्षेत्र में इस्लाम धर्म सबसे पहले वहीं आया था, सैकड़ों साल पहले आ गया था। देखिए यहां पर हम
ये आज का जो हमारा आधुनिक केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख है। इसमें बहुत पुराने पुराने रास्ते मिलेंगे, विश्व के साथ कनेक्ट होने वाले दर्रों से है, तो यहाँ से लोग आते जाते रहते थे अपना लद्दाख। तो यहाँ इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आ गया था। आज भी क्षेत्र में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म के अनुयायियों की भी अच्छी संख्या है। इन लोगों का लद्दाख के लोगों से संपर्क हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आ गया। पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन या कश्मीरी ऊन लेह लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में पाए जाने वाले पश्मीना नस्ल की बकरियों से मिलती है। भाई, पश्मीना नस्ल की बकरियों से, पश्मीना ऊन वाली बकरी, ये बकरी जो है पश्मीना ऊन, इनकी बालों से ऊन बना करके और उस ऊन से बहुत सारे कपड़े और जो भी चीजें हैं सारी चीजें बनाए जाते हैं, जैकेट साल वाल बहुत सारी चीजें बनाए जाते हैं। ये पश्मीना नस्ल की बकरियां, इन बकरियों को पालते हैं और इनसे ऊन प्राप्त करते हैं, उससे अपना साल कपड़ा व्यापार बिजनेस सब करते हैं। केरल, भारत के दक्षिण छोर पर केरल स्थित है। प्राचीन काल से ही केरल व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। व्यापारियों यहाँ मसाले का व्यापार करने आते थे। इन्हीं व्यापारियों के कारण केरल में लगभग 2000 पॉइंट करने जैसा नोट है जी, यहां पर 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म आया। केरल वाले क्षेत्र में 2000 साल पूर्व ही ईसाई धर्म आ गया। वास्को डिगामा के आने से ईसाई धर्म नहीं आया था, बल्कि 2000 साल पूर्व ही ईसाई धर्म वाले जो है केरल प्रदेश में, केरल वाले क्षेत्र में वो आ गए थे। देखिए, इसी प्रकार अरब के व्यापारियों के कारण यहां इस्लाम धर्म आया। यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति एक पुर्तगाली, हमारे थोड़ा क्षमा चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ये पुर्तगाली थोड़ा गलत लिख दिया हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, थोड़ा गलती हो जाती है टाइप करने में, क्षमा चाहेंगे हम। पुर्तगाली, पुर्तगाली जिसका नाम वास्को डिगामा था, उसका जहाज केरल में ही आया था। उसके बाद भारत में यूरोपीय संस्कृति आई, इसलिए केरल में कई धर्मों को लोग मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध। यहाँ पर सारे धर्म क्यों मिलते हैं? क्योंकि केरल वाले क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक व्यापारी लोग आते ही रहे पूरे अदर कंट्री से, तो इसलिए सारे धर्म के लोग यहाँ मिलते रहे। न कि व्यापार ही करने के सिलसिले से आए, बहुत सारे ऐसे लोग भी आए, तीर्थ यात्राओं के रूप में भी केरल वाले क्षेत्र में आए सारे, इसलिए सारे धर्म के लोग वहाँ मिलते हैं। अभी बात करेंगे कि यहाँ समुद्री मार्ग ढूंढने वाला वास्को डिगामा, जो 1498 में भारत और यूरोप के बीच जो समुद्र मार्ग की खोज की, एक पुर्तगाली नाविक जो वास्को डिगामा है। अब बहुत लोग आज के डेट में बहुत लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, भारत की खोज देखिए, कहने का मतलब यह है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की। भारत तो अब वास्को डिगामा 1498 में आया, उससे पहले 2000 साल पहले से ईसाई धर्म रहते, उससे पहले भी यहाँ के लोग रहते हैं, तो कैसे खोज लिया? सेंस ऐसा लगाइए कि जब वास्को डिगामा आया था देश में, तो फिर वो जब रिटर्न गया अपने यूरोप में, तो वहाँ अपने देश में या अपने यूरोप में सभी लोगों को क्या बता रहा होगा वो, कि हमने भारत को खोज लिया, यही तो बताएगा। अब जैसे हम अमेरिका का रास्ता खोज ले, फॉर एग्जाम्पल समझ लिया हम तो नहीं खोजे, तो कोलंबस ने खोजा। अगर हम कह दें कि ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खोज लिए, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो अब आकर के अपने देश में हम क्या कहेंगे? हमने ऑस्ट्रेलिया को खोज लिया, ऑस्ट्रेलिया को खोज लिया। तो ऐसे वो भी बता रहा है वहां पर हमने भारत को खोज लिया, भारत के जाने वाले मार्ग और रास्तों को हमने खोज लिया, बल्कि भारत को नहीं खोज लिया, आने वाले रास्तों को खोज लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल के तटीय इलाकों में जो मछली का जाल इस्तेमाल होता है वह चीना, थोड़ा सॉरी, जाल इस्तेमाल होता है वह चीन इन्ना है। ये चीन के जाल जैसा दिखता है,
इसे केरल में चीन वाला कहते हैं, इसे केरल में चीन वाला कहते हैं। हो सकता है कि केरल में जो मछली मार पकड़ने वाली जो जाल है उसे चीन वाला कहते हैं, तो हो सकता है चाइना वालों का संपर्क या संबंध या ये उस जाल को बनाने में चाइना वाले लोग द्वारा उसको सहयोग किया गया हो, उनके द्वारा बनाया गया हो। तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन का नाम चीना चट्टी है। हो सकता है चीन के द्वारा लाया गया हो उस बर्तन को। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश और चीन के साथ पुराना रिश्ता संबंध रहा हो, आवागमन रहा हो। इससे साक्ष्य मिलता है, हमें एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है। इन चीजों से पता चलता है कि केरल और चीन के बीच बहुत ही पुराना संपर्क रहा होगा। ओणम, ओणम केरल का राजकीय पर्व है, राजकीय त्योहार है। अन्य नाम थिरुओणम, थिरुओणम भी इसको कहते हैं। ये सितंबर में मनाया जाता है। ये जो ओणम त्योहार है, इसको एक नाव को केरल में एक केरल का एक राष्ट्रीय फेस्टिवल है, मतलब स्टेट फेस्टिवल है। एक मिनट, राजकीय मतलब स्टेट फेस्टिवल, राजकीय त्योहार है केरल में। तो ये ओणम त्योहार जो है वो एक नाव को कई सारे लोग बैठ करके एक साथ चप्पू से चलाने का काम कर रहे हैं, उसी को ओणम कहते हैं। उसको थिरुओणम के नाम से भी जाना जाता है। ये सितंबर में मनाया जाता है। मान्यता की कि इसी दिन प्राचीन काल के एक महान राजा थिरुओणम स्वर्ग से वापस अपनी प्रजा से मिलने आए थे। इस अवसर पर नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नौका प्रतियोगिता का आयोजन इसलिए कि राजा थिरुवणम समुद्र पार करते हुए स्वर्ग से अपनी प्रजा से मिलने आए थे, इसलिए जो व्यक्ति नौका प्रतियोगिता में विजेता रहता है, माना जाता है कि राजा थिरुवणम का आशीर्वाद उसे सबसे पहले प्राप्त होता है। जो नौका प्रतियोगिता में जो व्यक्ति विजेता रहता है, ये माना जाता है कि राजा थिरुवणम का आशीर्वाद उसको सबसे पहले मिल गई है। भारत में विविधता, भारत में विविधताओं से भरा देश है। भारत के लगभग हर मुख्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म को मानने वाले कई मायने में एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे रीति रिवाज, त्योहार, मान्यता है, खान पान और पारंपरिक परिधान। दुनिया में 8 मुख्य धर्म है और भारत में इन सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। सबसे बड़ी अद्भुत बात, पूरे विश्व में 8 मुख्य धर्म के लोग भारत में इन धर्मों के सभी अनुयायी रहते हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं और उनसे भी अधिक बोलियां भी बोली जाती है। भारत में 100 से अधिक प्रकार के तो नृत्य हैं, डांस। इससे बड़ा अद्भुत देश कहाँ है? भारत में 100 से अधिक प्रकार के तो नृत्य और डांस भी हैं। भारत के विभिन्न भागों में भित्ति चित्ती का विभिन्न शैलियां देखने को मिलती हैं। देखिए, भारत में पूरे विश्व में जो 8 धर्म रहते हैं, उन 8 धर्मों के अनुयायी हमारे देश में है, हमारे भारत में है। सबसे बड़ा अद्भुत। विविधता में एकता, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अनेकता में एकता का इस्तेमाल किया था। नेहरू ने इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि विविधता ही हमारे देश की शक्ति संबंधी हुई। क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए तो उन्हें लगता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर शासन करना आसान होगा। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति भी अपनाई, लेकिन भारत के अधिकांश लोगों ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को भुलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। हमारे देश में चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, मतलब जितने भी विभिन्न धर्मों के लोग थे, वो अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान को भूल करके एक साथ होकर के अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए। अनेकता में एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राजा को यहाँ से उखाड़ने में सफल हुए। भारत की एक खोज किताब में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना होती है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना के कारण यह बहुत वर्षों में विकसित हुआ। भारत हमेशा से विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों को अपनाता रहा।
सदियों से यहाँ के लोग विभिन्न तरह की आस्था में विश्वास रखते आ रहे थे। आज भी हम कई संस्कृति का समावेश करते रहे। हम दुनिया में भिन्न भिन्न व्यंजनों को अपना रहे हैं। हम दुनिया के अलग अलग भागों की पोशाकों को अपना रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में लिखा कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। भाई, स्वीकार करने की जो भावना है। राष्ट्रगान। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान 24 जनवरी को, ये थोड़ा बेसिक है, 1950 को अंगीकृत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय का 1896 अधिवेशन प्रथम राजनीति अवसर था जब भारत का राष्ट्रगीत गाया गया था। भारत का जो राष्ट्रगीत है, ये जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पेड़ होता है, राष्ट्रीय मिठाई होता है, जितनी भी चीजें राष्ट्रीय होती हैं, तो उसी प्रकार के राष्ट्रीय गीत है। अब राष्ट्रीय गीत पर अलग अलग तरीके से डांस कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय गीत पर कई तरीके से उसको गा सकते हैं, अलग अलग तरीके से गा सकते हैं। तो इस पर कोई नियमावली, कोई बद्धता, मतलब कोई इस पे ये बनाया नहीं गया कि इस तरीके से तुमको इसे करना है। जिसको जैसा समझ में आता है उस तरीके से अपना राष्ट्रगीत गाता रहता है, उस पर डांस करता रहता है। पर हम बात करें कि राष्ट्रगान देश का सम्मान है, देश का पहचान है। राष्ट्रगान का एक नियमावली होती है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारत के राष्ट्रीय का 1896 अधिवेशन में राजनीति अवसर था जब भारत का राष्ट्रगीत गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड निर्धारित है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। उनकी एक दूसरी कविता अमार सोनार बांग्ला को आज भी बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। नोट जैसा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, क्लास थोड़ा लंबा होगा, तो हम नहीं सोचते, हम नहीं चाहते हैं कि क्लास ज़्यादा लॉन्ग बन जाए। हम सोच रहे हैं कि एक इसमें से हमारा जो एक टॉपिक था वो समाप्त हुआ। एक यूनिट में हमें 2 टॉपिक पढ़ना था। एक, इससे पहले हमें विविधता का समझ क्या था, डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाई की। उसके बाद में अब हमारा है विविधता के भेदभाव, तो अब उसको भी इसी में हमने पढ़ाएंगे। तो टाइम इस वीडियो है या फिर जो भी लोग देखेंगे तो थोड़ा बोर हो जाएंगे। तो हमें, हमारा कहने का मतलब ये है कि सोच रहे हैं कि इस वीडियो को हम उस पार्ट को अलग वीडियो में लाएं। इसको यहीं पर हम स्थगित कर रहे हैं, ताकि अब ज़्यादा लॉन्ग करेंगे तो पढ़ने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो हम सोच रहे रखें, या छोटे छोटे अगर टॉपिक है तो एक साथ दोनों समेट दिए। पर कहने का मतलब हमारा यह है कि 1 घंटा हम हमारे समझ से ज़्यादा घंटा से अगर ऊपर क्लास कर दें तो उसको कवर करने में थोड़ा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। तो बस इतना ही आज रखें, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम उसके बाद उसी के आगे हम बात करेंगे। जो बचा हुआ जो हमारा है उस चैप्टर को हम लेकर के आएंगे। तो ऐसे हमारा हिस्ट्री का और हमारा जो एनसीईआरटी जो पॉलिटी की जो हम बात कर रहे थे, तो ये एनसीईआरटी और पॉलिटी जो हिस्ट्री का हम क्यों लाना चाह रहे हैं सब, क्योंकि ये सब हम लोग का बेसिक है। और जब ऐसा हम पॉलिटी की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते जब एडवांस तक चले जाएंगे तो हमारा जीरो से बेसिक से सारे चीज़ें जो है, मतलब कवर चीज़ें सब हमारी जो है ये क्लियर हो जाएंगे। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे तो एडवांस समझने में हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब हम एडवांस में बेसिक कुछ नहीं जानते ही नहीं है,
और एडवांस में कैसे हम पहुंच जाएंगे। अभी हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अभी हम चले आर्टिकल से शुरू कर दें, हम कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर दें, तो उसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब जब बेसिक बेसिक चीजें हम 6, 7, 8, 9, 10 तक हम पढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ भी पढ़ाएंगे आप सब समझते जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट एनसीईआरटी क्लास 6 की है, वो चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, या वगैरह वगैरह और कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सारे सब्जेक्ट को हम क्लास बाय क्लास उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे निरंतर रूप चलता जब रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इधर 1 महीने के अंदर अंदर ये क्लास पॉलिटी जो है और हिस्ट्री है साथ साथ में ये दोनों खत्म कर दें। उसके बाद में हमारे जावेद सर हैं, वो भी ज्योग्राफी का इसमें उठाएंगे, वो अपना सब्जेक्ट उसको भी खत्म करवाएंगे। ये इसलिए करवा रहे हैं, इससे हमारा जीएस मजबूत होगा। और जब तक जीएस मजबूत नहीं होगा तब तक हम कोई सर्विस, कोई कंपटीशन एग्जाम हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जीएस जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि जीएस जो है ये रामबाण अथाह सागर है, और सागर में पानी का कोई पता नहीं लगा पाता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वैसे जितनी भी सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक हो, या ज्योग्राफी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब मिलकर जीके जीएस बन रहे हैं। तो इसको जो हम छोटी छोटी से क्लास 6 से चलते जाएंगे तो पढ़ेंगे कम तब समझेंगे ज़्यादा, तो बेसिक से पढ़ेंगे तब तो उस चीज़ों को समझ में भी आएगा। तो अब ऐसा आप देते रहेंगे, और ताकि आप लोग को भी मजा आएगा, और साथ ही साथ निरंतर सुचारू रूप से पढ़ते रहें। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।